हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है 8th क्लास एसएसटी में भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। फुटबॉल के खेल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी अन्य खिलाड़ी गेंद को बाह से यानी कि हाथ से नहीं छू सकता। यदि ऐसा होता है तो वह फाउल या गलत माना जाता है। और हॉकी या क्रिकेट आदि जो खेल है उनमें भी ऐसे ही कुछ नियम जो है वो तय होते हैं। खेलों की तरह ही हमारे समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं और उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाजों के बीच जो फर्क है उसका पता इसी से चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए डिसाइड किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे ही संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि संविधान जो है वो किसे कहा जाता है। इसी का आंसर मिला है हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे लिखा गया और उसे किसने लिखा। यही सब बातें जो है हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। 1934 में यानी कि 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया था। यानी कि संविधान की जो मांग है वो पहली बार किसने और कब उठाई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 ईस्वी में। छोटे क्वेश्चन भी साथ साथ टिक कर रही हूँ, तो आप भी अपनी बुक यदि आपके पास है तो उसमें साथ साथ टिक करते रहें या कॉपी पे नोट कर लें। और उसके बाद दिसंबर 1946 ईस्वी में यानी कि लगभग 12 साल के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 यानी कि 1949 के बीच लगभग 3 सालों में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप यानी कि एक खाका जो है वो तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में दिसंबर 1946 में। और 1946 से 49 तक यानी कि लगभग 3 सालों में संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कौन कौन से? पहला कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय या संगठन होते हैं और उनके बीच कई बातें तो समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर सारी बातों में एक दूसरे से सहमत हो। और संविधान जो है वो नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ भी हमारा एक जो फर्स्ट क्वेश्चन अभ्यास में वो निकलकर सामने आ रहा है कि संविधान क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से कि इन बातों का क्या मतलब है। यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। तो ये घटना जो है ये 2006 की घटना है जो आप पिक्चर देख रहे हैं। और कहाँ की है? ये दोनों नेपाल की। नेपाल कहाँ स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है नेपाल, जो कि भारत का पड़ोसी देश है।
जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नई संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण कुछ में पहले तक नेपाल में एक राजतंत्र था। यानी कि इसका कारण क्या था कि कुछ टाइम पहले नेपाल क्या था, एक राजतंत्र वाला देश था। वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे और इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। तो वहां राजा का शासन जो था वो कब तक था? 1990 में। और राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली 2006 में। तो थोड़ा सा यहाँ से भी पढ़ते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए 1990 में संघर्ष हुए और उसके बाद यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। 90 से 2002 तक लोकतंत्र की स्थापना रही, लेकिन 2002 में फिर से राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बना करके वहां पर सेना की मदद से कब्जा कर लिया और फलस्वरूप क्या हुआ कि लोगों ने फिर से आंदोलन स्टार्ट कर दिए, जिसके फलस्वरूप 2005 में राजा ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी और उसके साथ ही 2005 नवंबर में 12 सूत्री समझौते पर राजा को साइन करने पड़े जन आंदोलनों के कारण। और इसी समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। ये छोटे क्वेश्चन आएंगे कि 2005 में 12 सूत्री समझौते पर साइन किए और वहां नेपाल में जो राजतंत्र लाने वाला राजा कौन था? राजा ज्ञानेंद्र। अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल फिर से लोकतंत्र बन गया। ये हम ऊपर चित्र देख चुके हैं कि ये नेपाल के आम लोगों के जन आंदोलनों के चित्र है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की जो बागडोर है वो राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। यानी कि पहले जो संविधान था नेपाल में उसके अनुसार सारी जो शक्तियां थी वो राजा के पास थी। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इसकी संभावना रहती है कि कहीं नेता जो है वो सत्ता का दुरुपयोग यानी कि गलत उपयोग न करे और इन्हीं से बचने के लिए संविधान में उपाय दिया गया है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है और उसी के लिए संविधान में कुछ नियम बनाए गए हैं। तो ये कथा है जिसमें टीचर जो है इस बच्चे को मॉनिटर बनाती है। मॉनिटर तो सारे बच्चे वोटिंग से बनाते हैं, लेकिन इस बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ नहीं बनती। किसी बात पे झगड़ा हुआ और इसने जब टीचर इसे क्लास में छोड़ के गई किसी कार्य से, तो वापस आने पर ये उसी बच्चे की बिना किसी कारण के शिकायत कर उसे टीचर से डांट दिलवाता है और उसे अच्छी सी डांट पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने सत्ता का दुरुपयोग किया, यानी कि इसके पास जो अधिकार थे उनका इसने दुरुपयोग किया और इसी दुरुपयोग के लिए एक नेता पर भी यही नियम लागू होते हैं। भारतीय संविधान में ये सारे जो कानून है वो मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है भारतीय संविधान, और उसमें कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर
देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। यह भी क्वेश्चन हमारा कि समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है। नेक्स्ट हमारा लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। तो ये एग्जाम्पल दूसरा है। यहाँ एक कक्षा है जिसमें बॉयज की संख्या लड़कियों से ज्यादा है, तो हर बार लड़के ही गेम्स के पीरियड में जीत जाते हैं कि वो कौन सा गेम खेलेंगे, और लड़कियों को वही गेम खेलना पड़ता है क्योंकि वोटिंग होती है। लड़कियों की संख्या कम होने के कारण वो हर बार हार जाती है। यही कहा गया है कि एक समूह दूसरे समूह या कम ताकतवर समूह से जो है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करे। इसके लिए भी हमारे संविधान में नियम है, और यह आता है बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है, और संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यक यानी कि कम संख्या वाले लोगों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यक यानी कि ज्यादा संख्या में जो व्यक्ति है उनके लिए वो सामान्य रूप से उपलब्ध है। यह जो दबदबा है ये एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। एक तो ये कि एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर दबाव, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, इंटर कम्युनिटी। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा कि एक समुदाय के भीतर ही कुछ लोग एक दूसरे को दबा देते हैं, तो उसे यह बनेगा कहलाएगा अंतः सामुदायिक वर्चस्व। संविधान हमें क्यों चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। यानी कि जब हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, ऐसे विचार जो है हमारे अपने ही हितों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल्स है जहां पर शबनम जो है दुविधा में है कि कल इसका एग्जाम्स है और टीवी पर उसका पसंदीदा प्रोग्राम आया हुआ है, तो वो डिसीजन नहीं कर पा रही है कि क्या करे, क्योंकि उसे कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का रिवीजन करना है। तो वो अपने पेरेंट्स को ही लास्ट में कह देती है कि आप टीवी को ही बंद कर दो, क्योंकि टीवी नहीं चलेगा तो उसका मन भी नहीं ललचाएगा। और अगले दिन वो इसी बात की खुशी भी मनाती है कि उसने अच्छा किया जो टीवी नहीं देखा, टेलीविजन नहीं देखा, कि उसने जो 2 अध्याय रिवाइज करे थे उन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग ये महसूस करें कि दलगत राजनीति यानी कि पार्टी या पॉलिटिक्स जो है बहुत ही विकृत यानी कि बुरी हो चुकी है, और अब चीजों को सही करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फिर फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग जो है बहुधा ज्यादातर इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। यानी कि तानाशाही शासन कुछ टाइम के लिए तो सही है, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो इसमें आम आदमी के जो सुविधाएं हैं, जो उनके हित है, वो सारे ही धीरे धीरे करके सभी नष्ट हो जाएंगे। और एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। आइए अब देखते हैं कुछ उदाहरण और उनके मूलभूत नियम क्या है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहां के लोगों को एक नया
लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। तो ये नियम क्या है इसमें कि ये ऐसे आदर्श है जिनसे पता चलता है कि हम किस तरह के शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है, यानी कि इसमें सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और उसे रोकने के लिए मौलिक अधिकारों वाले खंड में कानून दिए गए हैं, तो हमें उनके प्रति जागरूक होना होगा। लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो ये है निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो समूह बन गए यहाँ पर। तो इसके लिए भी संविधान में नियम दिया हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला लिया। तो यहाँ हमारा मूलभूत नियम आता है कि शासन में कुछ ऐसे सिद्धांत भी है, संविधान हमें उन सिद्धांतों के विरुद्ध फैसले लेने से भी रोकता है जो लंबे टाइम में जाकर हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। तो ये यहाँ पर वो नियम लागू होता है। और आइए भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण, तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, क्योंकि उस टाइम हमारा जो देश था वो स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था, संघर्ष कर रहा था। तो उस दौरान जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने इस बात पर भी काफी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक समान माना जाए, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार हो, और इसके बाद यह भी तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यदि यह काम किसी एक आदमी के वश में तो था नहीं, तो इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था। कितने लोगों ने? 300 लोगों ने। और जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे, यानी कि 1946 में संविधान सभा जब गठित की गई थी तो उसमें कितने सदस्य थे? 300। और अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर संविधान सभा की एक बैठक हो रही है। इसमें किसी विषय पर अच्छी तरह से चर्चा होती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो नाम याद रखना आप, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये पिक्चर देखिए आप, ये है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा यहाँ से कि संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश के कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म एक था, और न ही एक जैसी संस्कृति थी। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया है। अब है संघवाद, फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या है कि देश के में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद क्या है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में 3 तरह की सरकार है। कौन सी? एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर, और तीसरी है पंचायती राज व्यवस्था। ये तीसरा स्तर है। सबसे ऊपर है केंद्र, फिर राज्य और फिर पंचायती राज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी थी। तो A.K. अय्यर इसके एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे हम। तो भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, यानी कि खुद का अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के जो सवालों है
उन पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। यानी कि राज्य का यदि अपना कोई मुद्दा है तो वो फैसले ले सकता है, लेकिन यदि देश से संबंधित बात आती है तो उसे राज्य सरकार को केंद्र सरकार के फैसले को मानना होगा, राज्य सरकारों को। तो कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है, जिनमें बताया गया है कि कौन से सत्र की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान में यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी सत्रों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी सत्रों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को, यानी कि जो 18 साल या इससे अधिक के व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी लिंग, धर्म, जाति से संबंधित हो, उन्हें वोट डालने का अधिकार देता है। तो नीचे आप ये पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर वोटिंग हो रही है और इतनी लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लोग खड़े हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। और न्यायालयों की व्यवस्था है जो वो न्यायपालिका कहा जाता है उसे। सरकार का किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां जो है वो एक दूसरे से अलग है। शक्तियों का बंटवारा इसके आधार पर कि प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश या निगाह रखता है, रोक लगा सकता है कि वो कोई गलत कार्य ना करे। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब है शब्द आया है राज्य। तो राज्य क्या है? राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग पर रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार जो है वो राज्य का एक हिस्सा होती है। ध्यान रखना कि सरकार जो है वो राज्य का एक हिस्सा है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक या बड़ा है, उसे सरकार के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब है हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड जो है वो भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। भारतीय संविधान का जनक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है और अंतरात्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों वाले खंड को। राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। तो देखिए हमारे मौलिक अधिकार है 6 और फर्स्ट हमारा समानता का अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है और इसके अनुसार कानून की नज़र में सभी लोग समान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शिक्षा का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत
अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने रहने और कोई भी व्यवसाय पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है हमारा अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। ये भी आप ध्यान रखना साथ में कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये अधिकार शामिल है। और इसमें है मानव व्यापार, जबरिया श्रम यानी कि जबरदस्ती मजदूरी कराना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये चौथा अधिकार है और ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये है अनुच्छेद 29 से 30 तक, यानी कि 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी जो अल्पसंख्यक है यानी कि जो कम संख्या वाले समुदाय हैं, वे अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। और लास्ट में है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32 यानी कि 32। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार जो हमने ऊपर वर्णन किया है किसी का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ ये देखिए, यहाँ से मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है एक खंड, और संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। अब ये थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जैसे कि एक 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है, तो ये उल्लंघन हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, तो यह है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रहा क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो यह हुआ है उल्लंघन किसका? समानता के अधिकार का। अब है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से यानी कि आधिकारिक तौर पर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते हैं, खेल बदल जाता है, और इसी तरह हम नेपाल में भी देख चुके हैं कि वहां लोकतंत्र बनाने की जरूरत और नए संविधान की आवश्यकता भी पैदा हो गई थी। अब यहाँ पे है 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर हो रहे हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हमारे, और उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण सदस्य जो कि साइन कर रहे हैं लास्ट प्रति पर, जो कि 24 जनवरी 1950 के दिन इन्होंने संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर किए हैं। और 26 जनवरी, ध्यान रखना कि 24 जनवरी को हस्ताक्षर हुए हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को। और इसमें कौन कौन है, ये जो नाम कुछ दिए हुए हैं इन्हें भी ध्यान रखना। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सदस्य थे श्री जयराम दास, दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री। इसमें कुछ और बातें ऐड कर लेते हैं हम कि हरियाणा प्रांत से यहाँ पर कौन था मेन व्यक्ति, तो यहाँ पर हरियाणा प्रांत से संबंधित सदस्य था
संविधान सभा के जो 300 सदस्य थे उनमें से वो था रणबीर सिंह हुड्डा, जो कि अब नहीं है, स्वर्गीय रणबीर सिंह हुड्डा। भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 11 मौलिक कर्तव्यों में से भी प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र, तस्वीरें, कविताएं। अच्छी तो एक्स्ट्रा। अब आगे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ये मैंने इस बीच में आपको सारे टिक करवा दिए हैं। उसके बाद भी मैंने आपकी सुविधा के लिए इन सारे क्वेश्चनों के आंसर जो है वो आगे दे दिए हैं। तो आप यहाँ से भी पहले खुद से इसको तैयार करना, उसके बाद यहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। सभी के आंसर मैंने यहाँ पर दे दिए। कुछ छोटे क्वेश्चन थे वो मैंने बीच में ही निशान लगा दिए थे। ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश।